हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सिया अपनी सास मालती और पति भावेश के साथ रहती है। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से भावेश को कैंसर की बीमारी हो जाती है। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो बच नहीं पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भावेश, ए भावेश बेटा, ये क्या हो गया? तू मुझे और सिया बहू को छोड़कर नहीं जा सकता है भावेश बेटा। भावेश, भावेश उठो ना, आंखें खोलो अपनी। हम दोनों अब तुम्हारे बिना क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? ये सच नहीं है, ये नाटक करना बंद करो और उठ जाओ भावेश। लेकिन नहीं, यही सच था। भावेश जा चुका था। उसकी मौत के बाद उसकी बड़ी बहन मोहिनी वहां अपने पति विराज के साथ आती है और वो दोनों वहां कुछ दिन रहते हैं। एक रात, यही सही वक्त है मोहिनी, हमें अपने मकसद को अंजाम देना चाहिए। हाँ विराज, मैंने माँ और सिया के खाने में नींद की दवा मिला दी थी। वो दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। क्रूर विराज और मोहिनी सिया और मालती के अंगूठों के छापे जायदाद के कागजों पर लगवाती हैं। 24 घंटों बाद जब सिया और मालती की नींद खुलती है, तभी वो दोनों अपने आप को घर के बाहर सड़क पर सोई हुई पाते हैं और उनका सारा सामान भी घर से बाहर फेंका हुआ होता है। बहू, ये क्या हो गया? हम यहाँ बाहर कैसे? माँ जी, हमारा सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है। ये सब किसने किया? कहीं हमारे घर में चोर तो नहीं घुस आए? चोर नहीं, हम हैं। अब ये घर मेरा और मेरे पति विराज का है और तुम दोनों का इस घर पर कोई हक नहीं, क्योंकि मैंने तुम दोनों को नींद की दवा देकर सुलाया था और नींद में ही तुम्हारे अंगूठों के छापे भी छपवा लिए थे जायदाद के कागजों पर। बेचारी बुढ़िया और विधवा। चलो फूटो अब यहाँ से। अब तुम दोनों का यहाँ कुछ नहीं रहा। हाँ, तुम दोनों को अगर इस घर में रहना है तो तुम दोनों रह सकती हो, लेकिन नौकरानी बनकर। मालती और सिया दोनों मोहिनी और विराज से मिले धोखे से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। आपने ये अच्छा नहीं किया दीदी। नंदोई जी, आप दोनों इतने अच्छे थे, लेकिन हमें आज पता चला कि आप दोनों ने तो बस अच्छाई का झूठा मुखौटा पहन रखा था। असल में तो आप दोनों शैतान से भी बुरे हो। तुम दोनों को एक माँ की बद्दुआ लगेगी। तुम दोनों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे तुझ जैसी बेटी इस दुनिया में किसी माँ को ना जन्मे। मूर्ख नालायक कहीं की। माँ, चलो बहुत भाषण दे दिया आप दोनों ने। अब निकलो यहाँ से, वरना मैं आप दोनों को बेरहमी से धक्के मार कर निकाल दूंगी। मालती और सिया दोनों को ना चाहते हुए भी अपने ही घर को छोड़कर जाना पड़ता है। ठंड बहुत होती है और ऐसे में दोनों सास बहू कपकपाने लगती हैं। रात में उन्हें कहीं सोने की जगह नहीं मिलती, इसीलिए वो दोनों बस स्टॉप पर ही सो जाती हैं। क्या दिन दिखा रही है मेरे कोख से जन्मी हुई बेटी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ही मेरे साथ ऐसा करेगी। माँ जी, अब जो हुआ उसे बार बार याद करके कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि अपनों से मिले घाव बहुत देर तक रहते हैं, लेकिन हमें इस मुश्किल भरे समय में हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ना ही होगा। अपने लिए ना सही, लेकिन भावेश के लिए। तू सही कह रही है बहू, हम हार नहीं मानेंगे और अपना जीवन जी कर ही रहेंगे, चाहे कोई हमारी राह में कितने ही कंकड़ क्यों न डाले। ये हुई ना बात माँ जी। सिया और मालती अगली सुबह गांव में काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। दिन भर काम ढूंढने पर उन्हें शाम में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने का काम मिलता है। वो दोनों उस काम को करने के लिए जरा भी नहीं कतराती और मजदूरी करके पैसे कमाने लगती हैं और एक छोटे से किराए के घर में रहने लगती हैं। माँ जी, धीरे धीरे यूं ही पैसे इकट्ठा करके हम दोनों अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। याद है आपको, हम दोनों की चाय भावेश को कितनी पसंद आती थी, और तो और बाकी लोगों को भी। हाँ बहू, सभी हमारे हाथ की कुल्हड़ चाय पीने के लिए बहाने मार कर घर आया करते थे। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। जी माँ जी, इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों अपना छोटा सा चाय का स्टॉल लगाएंगे, जहाँ हम कुल्हड़ चाय और नाश्ता बेचेंगे। अरे वाह बहू, ये तो काफी अच्छा सुझाव है। इससे हम दोनों अच्छे पैसे भी कमा सकेंगे। हाँ माँ जी, बस इस व्यापार को शुरू करने के लिए हमें पैसे इकट्ठा करने होंगे, और वो तभी हो पाएगा जब हम और 1 महीने तक मजदूरी करेंगे।
क्योंकि इस समय तो हमें कोई उधार पैसे देने से रहा और हमें किसी की मदद चाहिए भी नहीं। हाँ बहू, हम दोनों 1 महीने तक मेहनत से मजदूरी करेंगे और उन पैसों से ही अपना कुल्हड़ चाय का व्यापार शुरू करेंगे। हाँ। सिया और मालती 1 महीने तक मजदूरी करके पैसे जोड़ लेती हैं और फिर अपना स्टॉल लगाती हैं, जहां वो कुल्हड़ चाय बनाकर बेचने लगती हैं। साथ ही नाश्ते में पोहे, पराठे, बिस्किट और अन्य व्यंजन भी बेचते हैं। ओहो हो, क्या स्वादिष्ट और कमाल की कुल्हड़ चाय है भाई ये। एकदम अलग ही मजा है इसे पीने का। मैं एक और कुल्हड़ चाय पीऊंगा भाई। जरूर जरूर। माता जी, बहन जी, आप दोनों का ये कुल्हड़ चाय स्टॉल तो बहुत ही शानदार है। यहाँ की कुल्हड़ चाय जैसी चाय पूरे गांव में कहीं नहीं है। स्वाद भी अच्छा है और दाम भी ज्यादा महंगा नहीं है। यूं ही हमारे चाय के स्टॉल पर चाय पीने आते रहे ना बेटा। खुश रहो। हाँ जी माता जी, धन्यवाद। अब सिया और मालती दोनों का कुल्हड़ चाय स्टॉल 1 हफ्ते में ही पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। उनके स्टॉल के बाहर सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। इन सबको देख उस गांव का दूसरा चाय वाला लालू चंद दोनों सास बहू से बहुत जलते हैं। इन दोनों सास बहू की तो ऐसी की तैसी। मेरे तो पेट पर लात ही मार रखी है इन दोनों ने। नहीं, इन दोनों का ये कुल्हड़ चाय स्टॉल मैं चलने नहीं दूंगा। मैं इन दोनों को अपने रास्ते से हटाकर ही चैन की सांस लूंगा। लालू चंद उन दोनों सास बहू के दूध में चुपके से पानी की मिलावट करता है। अब दूध में पानी की मिलावट से कुल्हड़ चाय का स्वाद ही बदल जाएगा। तब आएगा मजा। सिया और मालती जब अपने ग्राहकों को उस पानी से मिले हुए दूध की चाय बनाकर देते हैं, तब स्वाद बदलने पर ग्राहक कहते हैं, अरे ये क्या, आज की चाय में वो बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ माता जी, आज कुल्हड़ चाय पीने में कुछ मजा नहीं आ रहा है। रहने दीजिए आप, अब हमें आपके यहाँ की चाय पीनी नहीं है। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। भाई साहब रुक जाइए, हम अभी दूसरी चाय बनाकर देते हैं। सिया और मालती ग्राहकों के उल्टे पांव लौट जाने से काफी परेशान हो जाते हैं। वो दोनों बाद में देखते हैं कि दूध में अधिकतर पानी ही है। ये देख वो दोनों हैरान हो जाती हैं। ये क्या, सुबह जब मैंने देखा था तब ये दूध तो एकदम सही था और अब इसमें पानी की मिलावट किसने की? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बहू। मालती और सिया की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने के लिए लालू चंद उस रात उनके स्टॉल से सारा सामान ही गायब कर देता है और उस गांव के कबाड़ी वाले को बेच देता है। अगली सुबह सारा सामान गायब देख वो दोनों घबरा जाती हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ बहू? हमारे स्टॉल का सारा सामान गायब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे माँ जी? तभी उन दोनों को एक औरत आकर कहती है, अरे मालती बहन, तुम्हारे चाय के स्टॉल का सारा सामान बेच क्यों दिया कबाड़ में? कबाड़ में? नहीं, हमने नहीं बेचा बहन, चोरी हो गया है शायद। नहीं तो चोरी नहीं हुआ है, मैं अभी अभी देख के आ रही हूँ। तुम्हारे स्टॉल का सारा सामान तो वहाँ गुलशन कबाड़ी वाले के पास पड़ा है। क्या? अरे क्या? सिया और मालती दोनों फौरन गुलशन कबाड़ी वाले के पास जाती हैं और उसके पास से पता चलता है कि लालू चंद ने उस सामान को गुलशन कबाड़ी वाले को लेकर दे दिया था। ये जानने के बाद सिया और मालती अन्य गांव वासियों के साथ लालू चंद के चाय स्टॉल पर जाती हैं और सभी गांव वाले लालू चंद को उसके इस बुरे कर्म के लिए मारते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपना कुल्हड़ चाय व्यापार जारी रखती हैं। रमनपुर कहकर एक गांव में बूढ़े पति पत्नी नरेश और सरोज अपने बेटा बहू ओमकार और विशाखा के साथ रहते हैं। नरेश और सरोज का गांव में एक ढाबा होता है, लेकिन वहां वक्त के साथ ग्राहकों का आना जाना अब बहुत कम हो चुका था, जिस कारण नरेश और सरोज बहुत चिंतित थे। जी अब हम क्या करेंगे? अगर बिना पैसे के घर गए ना तो विशाखा बहू हमें खूब खरी खोटी सुनाएगी और साथ ही हमें खाना भी नहीं देगी। अब ग्राहक ही नहीं है तो हम क्या करेंगे सरोज? इसमें हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। सरोज और नरेश दोनों उस दिन खाली हाथ ही घर लौटते हैं। तभी विशाखा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। क्यों रे बुढ़ऊ? हाँ, क्यों नहीं हुई तेरी आज की कमाई? तुम दोनों को यहाँ हमने मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा है क्या? पापा, माँ, आप दोनों को अच्छी तरह पता है ना कि आप दोनों को रोज विशाखा के हाथ में अपनी कमाई थमानी है। अरे माफ कर दे ओमी बेटा, वो आज ग्राहक ही नहीं आए, बोनी ही नहीं हो पाई। हाँ विशाखा बहू,
ओमी बेटा, हम कल आज की भरपाई कर देंगे, तुम दोनों चिंता मत करो। लेकिन अगले दिन भी वो दोनों खाली हाथ ही घर लौटते हैं। गांव वाले मर नहीं गए हैं जो तुम दोनों के उस सड़े हुए ढाबे पर एक आदमी तक खाना खाने नहीं आ रहा है। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये तुम्हारे दोनों माँ बाप ना सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रहे हैं। नॉनसेंस। माँ पापा, मैं मेरे और विशाखा के सर पर बोझ नहीं चाहता। अगर आप दोनों से कुछ काम नहीं हो पा रहा और अगर आप दोनों घर पर पैसे कमाकर नहीं ला सकते तो प्लीज अभी के अभी निकल जाइए यहां से। क्या? हाँ, बांधिए अपना सामान और दफा हो जाइए यहां से, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं और हमें आप दोनों की कोई जरूरत नहीं है अभी। ये तू क्या कह रहा है ओमी बेटा? तुझे छोटे से बड़ा हम ही ने किया है और आज बुढ़ापे में तू हमें ही घर से बाहर निकाल रहा है। ओमी बेटा, मैं और तेरे पापा कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तू जानता है ना हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। विशाखा बहू, कुछ समझाना इसे। मैं क्या समझाऊं? सही तो कह रहा है वो। निकल जाइए हमारे घर से। ओमकार और विशाखा बेचारे बूढ़े नरेश और सरोज को बेरहमी से घर से बाहर निकाल देते हैं। नरेश और सरोज दोनों गांव में यहाँ से वहाँ दर दर भटक कर काफी लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। इसीलिए वो दोनों गांव छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। सरोज, वो देखो, उस बस में बैठना होगा हमें। वो बस सीधे मुंबई शहर जाती है। लेकिन ओमी के पापा। सरोज, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। अब हमारा इस गांव में कुछ नहीं रहा। सरोज और नरेश उस बस में सवार होकर मुंबई शहर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वहां पर वो कई सारे एरियाज में घूमकर काम ढूंढते हैं और बड़ी ही मुश्किल से 3 दिन के बाद उन्हें एक ढाबे पर काम मिलता है। नरेश उस ढाबे में नौकर का काम करता है, वहीं सरोज खाना बनाने का। उनका मालिक मुकुल चंद एक भला आदमी होता है। ये लीजिए सरोज काकी, नरेश काका, आप दोनों की तनख्वाह। लेकिन मुकुल चंद बेटा, इतनी जल्दी क्यों दे रहे हो? हाँ बेटा, हमें तो अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं यहाँ काम करते हुए। नरेश काका, सरोज काकी, मैं जानता हूं कि आप दोनों के पास रहने के लिए छत नहीं है, इसलिए आप दोनों ढाबे के पास के पार्क में सोते हो। मैं आपको ये पैसे जल्दी इसलिए दे रहा हूं ताकि आप दोनों इन पैसों से अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लो और रह सको वहां जाकर। मुकुलचंद की ये अच्छाई देख सरोज और नरेश दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। हमारे अपने बेटे ने तो हमें एक पल में पराया कर दिया, लेकिन तुमने हमें अपने माँ बाप की तरह ही समझा। धन्यवाद बेटा। सच में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल चंद बेटा। नाना काका, यूं हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बस आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए और आप दोनों को किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे कहना, ठीक है? ठीक है बेटा। सरोज और नरेश अपना किराए का मकान ले लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। धीरे धीरे मुकुलचंद के ढाबे पर काम करके वो दोनों ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और मुकुलचंद उन्हें अपना एक पुराना ढाबा भी दे देता है। ये मेरा पुराना ढाबा है, लेकिन यहां मैं अब कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं ये ढाबा आप दोनों को देना चाहता हूं। लोग आपके हाथ के बने सूट के सैंडविच के दीवाने हैं। आप दोनों यहां सूट के सैंडविच बनाइए और बेचिए। मैं यही चाहता हूं कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। नरेश और सरोज मुकुलचंद का खूब आभार प्रकट करते हैं और उस ढाबे पर सूट के सैंडविच बनाकर बेचने लगते हैं। उनके ढाबे पर 2 से 3 दिनों में ही ग्राहकों की भीड़ जम जाती है और वो भीड़ दिन भर जारी रहती है। अरे वाह, ये चीज सूट के सैंडविच, अरे ये तो बहुत ही कमाल का है, मजा ही आ गया। हाँ यार बल्लू, तू सही कह रहा है। काका काकी के हाथ के बने सूट के सैंडविच सच में बहुत टेस्टी हैं। काका काकी, मैं एक यूट्यूबर हूं और मैं आप जैसे ढाबे और ठेले वालों के यूट्यूब व्लॉग शूट करता हूं। क्या मैं आपका वीडियो शूट कर सकता हूं? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर कर सकते हो। आओ ना। थैंक यू सो मच काका। वो नौजवान नरेश और सरोज के ढाबे का वीडियो शूट करता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद एक हफ्ते में सरोज और नरेश के ढाबे का वो वीडियो लाखों लोग देखते हैं और उन दोनों को लोग खूब पसंद करते हैं। काका, आपके वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया है, वो भी केवल एक हफ्ते में।
थैंक यू काका काकी, आप दोनों के इस शानदार से सूट के सैंडविच ढाबे के कारण ही मेरा चैनल भी हिट हो गया। खुश रहो बेटा। बोले तो यार मोस्ट वेलकम। आप दोनों सच में बहुत कूल हो। लेकिन नरेश और सरोज के ढाबे की उन्नति से उस एरिया के दूसरे सैंडविच वालों की खूब जलन होती है। उसका नाम दामू होता है। उन दोनों बुढ़े बुढ़ियों के कारण मेरे सैंडविच खरीदने कोई नहीं आ रहा है और बस मक्खियां ही खाई जा रही हैं। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, वरना मेरा क्या होगा। मुझे तो ये शहर ही छोड़कर जाना पड़ेगा। दामू अब नरेश और सरोज को वहां से हटाने के लिए उनके ढाबे के सामान में पॉइजन मिलाने की कोशिश करता है। अब जब ग्राहक इस बुढ़े नरेश के ढाबे के जहरीले सूट के सैंडविच खाएंगे तभी वो सभी मर जाएंगे और पुलिस पकड़ेगी नरेश और उसकी बुढ़ी बीवी सरोज को, और मैं फिर से चैन और सुकून के साथ अपने ढाबे पर सूट के सैंडविच बेच पाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर सरोज आ जाती है और वो दामू को ये खतरनाक काम करते हुए देख लेती है और वो तुरंत उसके सर में बैम्बू से वार करके उसका सर ही फोड़ देती है। नहीं, मेरा सर। तुझे क्या लगता है मूर्ख आदमी, तू हमारे ढाबे में आकर हमारे ही सामान में जहर मिलाने की कोशिश करेगा ताकि हमारा नामो निशान मिट जाए और तेरा रास्ता फिर से साफ हो जाए। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सरोज, मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को फोन लगाता हूँ। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब आते हैं और वो दामू को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और उस दिन के बाद से सरोज और नरेश अपने ढाबे पर चौकन्ना होकर सूट के सैंडविच बेचते हैं और उनके हाथ के बने स्पेशल सूट के सैंडविच हर तरफ मशहूर हो जाते हैं और सभी उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।